तो राधे राधे साथियों। और ये हमारा 29 सितंबर के करंट अफेयर्स का वीडियो है। मॉर्निंग में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कम्युनिटी पोस्ट में सुबह 6 बजे कि आज वीडियो नहीं आ पाएगा, शाम तक आ पाएगा, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, माता जी के दर्शन को गए हुए थे तो टाइम मिला नहीं था कंटेंट तैयार करने का। ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया था। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का निदेशक डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा डॉक्टर कणाद दास को। तो प्रसिद्ध माइक्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कणाद दास, जिनको भी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इंग्लिश में बोलोगे तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डायरेक्टर बनाया गया है। वे इस पद पर आने वाले पहले माइक्रोलॉजिस्ट हैं और वे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें डायरेक्टर बने हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया? ए माओ का स्थान लिया है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें हिंदी में बोलोगे तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की, तो ये भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है, जिसकी स्थापना होती है 13 फरवरी 1890 में। इसका काम क्या होता है? पौधों की प्रजातियों को पहचानना, उनके आर्थिक गुणों का पता लगाना और पुष्प संपदा का दस्तावेजीकरण व संरक्षण करना। और हाँ, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जरूर याद रखना, एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में। अब अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, तो चलो सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो भी लेटेस्ट हुए हैं कुछ एक मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अभी बार्क इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? गौरव बनर्जी। बार्क मतलब ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने सतीश गोलचा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने लगातार तीसरी बार अजय सिंह। भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर बने सर्जियो गौर। प्रधानमंत्री जी के उप राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार यानी कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने अनीश दयाल सिंह, जबकि आप जानते हो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल। फसाई के नए सीईओ बने रजीत पुन्हानी। न्यू डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट बने राजीव रंजन। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अध्यक्ष बने श्रीनिवासन स्वामी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट विटोल्डा बाका, और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष बनाया गया एनालेना बैरबॉक को, जो जर्मनी से हैं। इन्होंने रिप्लेस किया फिलेमॉन यांग को, जो कि कैमरून से थे। और अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? उर्जित पटेल। अभी 29वीं महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है टीसीए कल्याणी, इंपॉर्टेंट नाम है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का नया सीएमडी बनाया गया भूपेंद्र गुप्ता को। खनन मंत्रालय के नए सचिव बने पीयूष गोयल। देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं, ये तमिलनाडु से हैं। इन्होंने किनको हराया था? बी सुदर्शन रेड्डी को, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 फुटबॉल खिताब को किसने अभी जीत लिया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप, अभी इसका 10वां एडिशन हुआ 15 से लेकर 27 सितंबर तक। कहां पर? कोलंबो श्रीलंका में। और इसका फाइनल जीत लिया भारत ने। भारत ने 7वीं बार ये खिताब जीता है। भारत ने फाइनल में किसको हराया है? बांग्लादेश को हराया है। तो यही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं, कौन सी चैंपियनशिप है, कौन सा एडिशन है, कहां पर हुआ, किसने जीता, किसको हराया। अब फुटबॉल की बात चल रही है, फुटबॉल से संबंधित कुछ प्रश्न आपको करवाता हूं। अभी भी हमारी एक भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर थी अदिति चौहान, उन्होंने संन्यास ले लिया। अभी 14वां यूईएफए वुमेन्स यूरो कप हुआ था स्विट्जरलैंड में, इसको इंग्लैंड ने जीत लिया, स्पेन को हराया। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 2025-26, जिसे जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं, पंजाब में हुआ। मणिपुर ने जीत लिया, पश्चिम बंगाल को हराया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच ये बन गए खालिद जमील। 10वां कोपा अमेरिका फेमेनिना यानी कि महिलाओं का ये जो कोपा अमेरिका है, ये इक्वेडोर में हुआ था, अभी ब्राजील ने जीत लिया, कोलंबिया को हराया। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी कहां पर शुरू हुई? हैदराबाद में। हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में। यूईएफए सुपर कप 2025 हुआ इटली में, पेरिस सेंट जर्मेन ने इसको जीत लिया टॉटेनहम हॉटस्पर को हरा के। पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने कौन? मोहम्मद सलाह, मिस्र के हैं, इजिप्ट के। अभी डूरंड कप 2025 हुआ था, 134वां संस्करण, 5 राज्यों में हुआ था ये, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, मणिपुर। और ये पहली बार था जब डूरंड कप का आयोजन भारत के 5 राज्यों में किया गया। अच्छा, जीता किसने? तो इसको जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने दूसरी बार, और इसने हराया था डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को। और आपको याद होगा अभी बैलन डियोर अवार्ड दिया गया था, महिलाओं में दिया गया एटना बोनमाटी को, जो कि स्पेन की है, बार्सिलोना क्लब से खेलती है। और पुरुषों में दिया गया उस्मान डेम्बेले को, ये फ्रांस के हैं, पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब की ओर से खेलते हैं।
ठीक है, तो ये फुटबॉल से संबंधित सारे अभी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। तो राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन, नेशनल मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में इसका दूसरा एडिशन हुआ। अभी 27 सितंबर को हुआ था, ये 2 दिनों तक चला। और कहां पर हुआ? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में, जिसका उद्घाटन किया था जस्टिस बी.आर. गवई ने, जो कौन है? सुप्रीम कोर्ट के भी वर्तमान में 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मतलब चीफ जस्टिस है। और ये जो सम्मेलन है, ये मध्यस्थता और संवाद के कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य है मानव केंद्रित विवाद समाधान को बढ़ावा देना। अच्छा, ये इसका दूसरा एडिशन था। आपको ये भी बता दूं, इसका जो पहला एडिशन था वो भी इसी साल हुआ था, मई के महीने में दिल्ली में हुआ था, और उसका उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। चलो, कुछ समिट्स सम्मेलन ही मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट हुआ था उज्बेकिस्तान में, और नाटो समिट अभी हुआ हैग नीदरलैंड में। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता हुई चेन्नई में। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ मानेसर गुरुग्राम में। और एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक हुई नई दिल्ली में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हुई रांची झारखंड में। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापत्तनम में हुआ। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन भुवनेश्वर में। और समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। तीसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज, ये हुआ भी तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2, ये हुआ भी जेनेवा में। INC मतलब हो गया इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी। ठीक है, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, ध्यान में रखना। ये सारे इसी साल वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में RBI के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शिरीष चंद्र मुर्मू को। तो अभी शिरीष चंद्र मुर्मू को RBI के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। किनका स्थान लिया उन्होंने? राजेश्वर राव का स्थान लिया है। देखो, RBI में 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, वो मैं आपको बता दूं कौन कौन है। तो हमने कहा अब ये नए आ गए, शिरीष चंद्र मुर्मू, ये स्थान लेंगे M राजेश्वर राव का। इनकी जगह 3 पहले से हैं, T रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, और एक नई बनी थी अभी महिला है, पूनम गुप्ता। और RBI में एक गवर्नर होते हैं, उनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा है, 26वें नंबर के। RBI की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे, किस आयोग की सिफारिश पे होती है? तो यंग हिल्टन आयोग। और इसका नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले इंडियन गवर्नर रहे CD देशमुख। ये भी इससे संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न, इनको भी ध्यान में रखिएगा। बाकी 4 डेप्यूटी गवर्नर मैंने आपको बता दिए, जो अभी एक नए बने हैं, शिरीष चंद्र मुर्मू है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने किस प्रकार के इथेनॉल के निर्यात की अनुमति दे दी है? तो आंसर होगा 2G इथेनॉल। तो अभी भारत ने 2G इथेनॉल के एक्सपोर्ट को, उसके निर्यात को मंजूरी दे दी है। तो इसके एक्सपोर्ट के लिए, निर्यात के लिए कंपनी को एक्सपोर्ट लाइसेंस और फीड स्टॉक सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। 2G इथेनॉल की बात करें तो कृषि और वानिकी अवशेषों जैसे चावल और गेहूं का भूसा, मक्के, गन्ने, लकड़ी के कचरे और अन्य नवीकरणीय संसाधनों से ये बनता है। 2G इथेनॉल के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आती है, मतलब ये पर्यावरण के लिए अधिक टिकाऊ है। और आपको याद होगा, भारत ने अभी इसी साल मार्च महीने में ही पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को हासिल कर लिया था। वैसे हमारा ये लक्ष्य 2030 का था, लेकिन हमने 2025 में ही इसको अचीव कर लिया। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि भारत ने किस प्रकार के इथेनॉल के निर्यात को मंजूरी दे दी, E2H। तो आंसर होगा 2G इथेनॉल। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो अलग से, कि अभी भारत सरकार ने चांदी, सिल्वर, इसके इंपोर्ट पर, आयात पर बैन लगा दिया है, और ये बैन 31 मार्च 2026 तक रहेगा। ठीक है, ये भी साइड में एक पॉइंट आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न अभी हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 सितंबर को। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। थीम है पर्यटन और सतत परिवर्तन, टूरिज्म और सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है दुनिया में टूरिज्म को बढ़ाना और उससे होने वाली इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में बताना। इस दिन की शुरुआत 1980 में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो याद रखना, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मैड्रिड, स्पेन में। भारत में भी हम एक टूरिज्म डे मनाते हैं, नेशनल टूरिज्म डे, वो 25 जनवरी को होता है। अच्छा देखो, यहाँ पर
ये डे वाला प्रश्न है। आज मैं आपको सितंबर के सारे डेज रिवाइज नहीं कराऊंगा इस क्लास में। मैं आपको टूरिज्म से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के कुछ स्टैटिक प्रश्न रिवाइज करवाता हूँ। देखो, हमने देखा नेशनल टूरिज्म डे हर साल 25 जनवरी को होता है और वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे भी होता है, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, ये 17 फरवरी को होता है। पूछे अगर कोई कि ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ये याद रखना। 2024 वाला जो इंडेक्स आया था उसमें टॉप पर अमेरिका था और भारत 39 नंबर पे था। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल ये लॉन्च हुई थी उत्तराखंड में। भारत का पहला सबमरीन टूरिज्म लॉन्च किया गया द्वारका गुजरात में। नेपाल ने किसे अपनी टूरिज्म कैपिटल बनाया, पोखरा। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपनी पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया था, वाराणसी। प्रधानमंत्री श्री टूरिज्म एयर सर्विस किसने शुरू की, मध्य प्रदेश। किस राज्य के टूरिज्म ने IRCT गोल्ड अवार्ड 2024 जीता, केरल। केरल पर्यटन ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 भी जीता। रक्षा मंत्री जी ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन को लॉन्च किया। पहली बार किस राज्य ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क लगाया, सिक्किम। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी है शेख नासर अल नवेसी, ये यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं। उसके अलावा वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म काउंसिल की 2024 आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट आई थी और इसमें पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक थी 8, टॉप पर अमेरिका। भारत का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया, झारखंड आंसर होगा। तो ये टूरिज्म से ही संबंधित मैंने आपको प्रश्न रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे, हाल ही में वन पर्यावरण लेखांकन पर पहली रिपोर्ट किसने जारी की है, तो आंसर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। तो अभी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, इन्होंने वन पर्यावरण लेखांकन 2025 नाम से पहली समर्पित रिपोर्ट जारी की है। कहाँ पर जारी हुई ये रिपोर्ट, कहाँ पर जारी की गई, तो अभी चंडीगढ़ में 29वीं केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का सम्मेलन हो रहा था, वहीं पे इस रिपोर्ट को जारी किया गया। अब क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए रिपोर्ट में, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसमें बताया गया कि 2010-11 से 2021-22 के बीच भारत में वन क्षेत्रों में 17,444.61 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की वृद्धि हुई है, मतलब इतना वन क्षेत्र बढ़ा है। परसेंटेज में बात करें, मतलब ये वन आवरण कितना परसेंट बढ़ा है, तो 22.50% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो एरिया वाइज भी बता दिया, परसेंटेज वाइज भी बता दिया कितना वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। तो इस बढ़ोतरी के बाद आप कह सकते हो हमारा जो टोटल वन क्षेत्र है वो कितना हो चुका है, 7.15 लाख किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया की यूनिट होती है। और आप यूँ भी कह सकते हो कि भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत हमारे पास वन क्षेत्र है, तो 21.76% इस वृद्धि के बाद। और सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई, राज्य वाइज पूछोगे, स्टेट वाइज, तो केरल में हुई है। उसके बाद कर्नाटक का नंबर है और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। वहीं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक वृद्धि के मामले में पहले स्थान पर उत्तराखंड है, दूसरे पे उड़ीसा और तीसरे पे झारखंड है। उसके अलावा ग्रोइंग स्टॉक, ग्रोइंग स्टॉक का मतलब हो गया जीवित वृक्षों में उपयोग लकड़ी की मात्रा के मामले में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। और वनों से मिलने वाले उत्पादों के मामले में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। उसके अलावा वायुमंडल से कार्बन सिंक यानी कि कार्बन सोखने के मामले में वन क्षेत्रों में बात हो रही है। कार्बन को कौन से सोखते हैं, तो पेड़ पौधे। तो इस मामले में अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगराइज करके भी बताया गया, वो भी मैंने आपको वन लाइन में बता दिया कि किस मामले में कौन टॉप पर है। बाकी टोटल वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है वो हमने देख लिया, कौन सी रिपोर्टें किसने जारी किया सब हम देख चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर होगा भारत में। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 इसको होस्ट किया भारत ने। भारत में भी कहाँ, नई दिल्ली में हुआ। और भारत इसकी पहली बार मेजबानी कर रहा है इस बार। वैसे तो ये इसका टोटल 11वां संस्करण है, लेकिन पहली बार ये भारत में हो रहा है। 24 सितंबर को शुरू हुआ, 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। बाकी 2 अक्टूबर को देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहता है, लेकिन पहली बार आयोजन भारत में हो रहा है तो हमें ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी रिजल्ट आएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे,
CSIR ने 2025 में अपना कौन सा स्थापना वर्ष मनाया? तो आंसर होगा 84वां। तो अभी 26 सितंबर को ही काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका 84वां 84th नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1982 1942 को की गई थी। CSIR ये भारत का एक प्रमुख रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और भारत में इसकी 37 लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूशंस हैं। तो स्थापना याद रखना, हमने कहा 26 सितंबर 1942 को होता है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। डायरेक्टर जनरल है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अच्छा, CSIR के हेड कौन होते हैं? याद रखना, प्रधानमंत्री होते हैं, खुद प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। और अगर पूछे ना कि देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो आंसर होगा मुंबई में किया गया था। और ये एक अवार्ड भी देता है CSIR के द्वारा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जाता है। और इस प्राइज का नाम CSIR के पहले डायरेक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछते हैं कि अभी हाल ही में MiG-21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो देश में एयरफोर्स की पहचान रहे फाइटर प्लेन MiG-21 को अभी रिटायर्ड कर दिया गया और विदाई समारोह अभी चंडीगढ़ एयरबेस पर आयोजित किया गया। अब इसकी जो अंतिम टुकड़ी थी, यानी कि स्क्वाड्रॉन, कौन सी? 23वीं स्क्वाड्रॉन, जिसे बादल 3 या पैंथर्स के नाम से भी जानते थे, उसका विदाई समारोह यहाँ पे हुआ। मतलब उसे फाइनली रिटायर कर दिया गया। आपको बता दूं कि MiG-21 को लगभग 60 साल पहले हमारी वायुसेना में शामिल किया गया था और भारत में आप कह सकते हो कि MiG-21 ने अपनी जो पहली उड़ान है वो 1963 में भरी थी। अच्छा, ये प्रश्न भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। MiG-21 हमने किस देश से लिया था? सोवियत संघ कह दो या रशिया से लिया था। अच्छा, मिग का मतलब क्या होता है? मिग की भी फुल फॉर्म होती है। वैसे आपने तो हमेशा MiG-21 सुना है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म भी होती है। क्या होती है? ये दो व्यक्तियों के नाम है। MI मतलब हो गया मिकोयान और यहाँ पे G का मतलब हो गया गुरेविच। ये उन दो डिजाइनर्स के नाम थे जिन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। और 21 जो नंबर है ये एयरक्राफ्ट का मॉडल नंबर है। ये इसके मॉडल नंबर को बताता है। बाकी दो व्यक्तियों के नाम थे, उसी से बना मिग। अच्छा, अब MiG-21 चला गया, मतलब MiG-21 की जगह अब कौन आ रहा है? उसको कौन रिप्लेस कर रहा है? तो तेजस आ रहा है। तेजस ये एक हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और तेजस का निर्माण किसने किया? ये स्वदेशी है। इसका निर्माण किया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी मैं जानता हूँ क्लास आपको बहुत लेट मिल रही है, लेकिन रीज़न ऐसा था कि मेरे हाथ में था नहीं कुछ, मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। और आज के दिन में मुझे 2 क्लास के कंटेंट तैयार करने थे। एक तो आज की क्लास जो मैंने आपको बना करके दी है, और एक 30 तारीख वाली जो क्लास मुझे तैयार करनी है, वो भी आज ही के दिन में और रात मिला करके करनी है। तो 30 वाली क्लास तो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी और उम्मीद करूँगा जल्दी आपको मिल जाए। बाकी इसकी क्विज़ और PDF क्विज़ तो आपको अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलती है और PDF टेलीग्राम पे वो आपको मिल जाएगी। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो एक बार फिर भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए अभी शुभंकर लॉन्च किए थे, उनमें से कौन एक नहीं है? तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। 3 है, क्लच, मैपल और जायू। और फिर पूछा किसे कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? अंशी प्रसन्न कुमार को। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ है जिसे अभी IUCN ने मान्यता दी? तो ये तमिलनाडु। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 26 सितंबर को। और 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा की है रशिया ने। आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास इसका नाम है कहाँ शुरू किया? गोवा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया? IIT मद्रास। और बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रविचंद्रन अश्विन। सर्जियो बुस्केट्स, अभी इन्होंने संन्यास ले लिया, इनका संबंध है किस खेल से? फुटबॉल। और आखिरी प्रश्न था, नायका ब्रांड ने अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी दीपिका पादुकोण को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा किस राज्य ने ज्योति योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा इसका केरल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।